हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लिया गया है आप लोगों के रिसर्च मेथोडोलॉजी से। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपके दोनों पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग एनटीए यूजीसी नेट एंड सेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट है एडुकेशन। हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं, मतलब यूट्यूब में भी पढ़ती है एंड अन अकेडमी पे भी हम लोग पढ़ते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। ये ग्रुप सर्च करके आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मेरा क्लास का जो भी लिंक होता है मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। अच्छा, तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, जो कि यूनिट 6 से लिया गया है एंड ये आपके दोनों पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वैलिडिटी क्या है। ठीक है, तो वैलिडिटी का मीनिंग होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कोई भी चीज़, मानो कि एक पेन है। ठीक है, एक पेन है, तो पेन का पर्पस क्या है कि उससे हमें लिखना है ना, हम उससे लिखना चाहते हैं। तो फिर एक पेन बनाया गया है लिखने के लिए। तो अगर उस पेन से हम लिख पा रहे हैं तो इसका मीनिंग है कि उनका जो पर्पस था वो फुलफिल हो रहा है ना। तो फिर उसको वैलिड टूल माना जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक अगर टेस्ट है, ठीक है, एक टेस्ट है, तो टेस्ट को वैलिड कब माना जाएगा? जिस काम के लिए ये टेस्ट बनाया गया है उस काम को अगर ये फुलफिल कर पाएगा। मानो कि एक टेस्ट है, किसी के रीजनिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो अगर उसी टेस्ट से किसी का रीजनिंग एबिलिटी प्रॉपर तरीके से मेज़र हो जाते हैं तो फिर उस टेस्ट को वैलिड टेस्ट माना जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे, रिसर्च के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाएगा तो एक रिसर्च को वैलिड रिसर्च कब माना जाएगा? तो फिर देखो, हमें पता है कि हर एक रिसर्च के पीछे हम लोग का पर्पस होता है ना। तो हम लोग कुछ फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च करते हैं। तो जो भी हम लोग का पर्पस है, ठीक है, जिस पर्पस से हम लोगों ने वो रिसर्च किया है, वो पर्पस अगर फुलफिल हो जाता है, हमें जिन जिन के बीच रिलेशन देखना होता है, अगर हम देख पाते हैं, ठीक है, प्रॉपर फाइंडिंग्स हम निकल के उस रिसर्च में से प्रॉपर फाइंडिंग हमें मिल जाता है, तो फिर हम उस रिसर्च को वैलिड मान लेंगे। ठीक है, तो वैलिडिटी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है एक्यूरेसी। जैसे कि एक वेइंग मशीन है, उस मशीन का काम क्या है? वेट मेज़र करना, है ना। तो आपका वेट अगर 50 kg है एंड वो वेइंग मशीन अगर आपका वेट हर बार 50 kg दिखाएगा, दैट मीन्स दैट इज़ अ वैलिड मशीन। ठीक है, उसी से हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहा है, उसी तरीके से। ओके, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। तो बहुत सारे टाइप्स है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, देन फेज वैलिडिटी। एक्चुअली फेज वैलिडिटी कंटेंट वैलिडिटी में ही आते हैं। देन टेस्ट वैलिडिटी में बहुत सारे वैलिडिटीज़ है, जैसे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। ठीक है, एंड क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी का भी अगेन दो पार्ट है, एक है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, एक है कंकरेंट वैलिडिटी। चलो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। हम लोग थोड़ा कंसेप्ट लेने के लिए कोशिश करेंगे इसका। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो देखो, हम लोगों का जो रिसर्च होते हैं ना, रिसर्च में हमेशा हम लोगों के पास क्या होता है? कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, एंड हम लोगों का पर्पस क्या होता है? ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके इफेक्ट देखना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। मानो कि आपका जो रिसर्च है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंग्जाइटी, मैथमेटिक्स एंग्जाइटी। ठीक है, एंग्जाइटी मतलब मैथमेटिक्स के लिए जो लोग डरते हैं ना, वो है। तो मैथमेटिक्स एंग्जाइटी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, MA करके मैंने लिख दिया है। मैथमेटिक्स एंग्जाइटी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड बच्चों का अचीवमेंट आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब आपको क्या देखना है कि एंग्जाइटी के वजह से अचीवमेंट पे क्या इफेक्ट आते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, तो अगर आपके रिसर्च का ये जो पर्पस है, आपको क्या देखना है कि एंग्जाइटी के वजह से अचीवमेंट में क्या इफेक्ट आते हैं। तो अगर आपके रिसर्च से आपका पर्पस फुलफिल हो जाते हैं, मतलब अगर आप प्रॉपर तरीके से ये मेज़र कर लेते हो कि आपके डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कैसा रिलेशन है, तो फिर आपके रिसर्च को इंटरनली वैलिड माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो, अभी इंटरनल वैलिडिटी में
प्रॉब्लम करने वाले, जैसे कि आपको क्या देखना है, मैथमेटिक्स एंजाइटी का इफेक्ट देखना है अचीवमेंट पे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अचीवमेंट पे इम्पैक्ट डालने वाला फैक्टर्स और भी होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का हेल्थ इशू, ठीक है, अगर एग्ज़ाम के दिन उनका हेल्थ ख़राब होगा तब भी अचीवमेंट में इफेक्ट आ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सिर्फ एंजाइटी का इफेक्ट देखना है अचीवमेंट पे, तो कहीं उस दिन उनका हेल्थ ख़राब ना हो या फिर बाहर से कोई नॉइज़ ना हो। अगर बाहर से नॉइज़ आता रहेगा तब भी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो उन उन सब बातों पे हम ध्यान रखेंगे। वो सब कुछ होता है एक्सट्रानियस वेरिएबल्स, मतलब बाहर के वेरिएबल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें जिनका इफेक्ट देखना है हम सिर्फ उसी का ही इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, एंड बाकी बाहर के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके इफेक्ट को हम कंट्रोल करके रख देंगे, ठीक है। इन दैट केस हम कहेंगे कि हम लोगों के डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो भी इफेक्ट आया है वो सिर्फ इस इंडिपेंडेंट के वजह से ही आया है, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर आपके रिसर्च को इंटरनली वैलिड माना जाएगा। तो इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स टू द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम लोगों के रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना उसके वजह से डिपेंडेंट पे इफेक्ट आते हैं, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट को कॉज बोला जाता है एंड डिपेंडेंट को इफेक्ट बोला जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है। तो हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना होता है इंटरनल वैलिडिटी में। ओके, होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट अस कम टू एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या होता है, देखो, अगर आपने अपना रिसर्च बहुत सही तरीके से किया होगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सैंपल सिलेक्ट किया, कोई बायसनेस नहीं किया, प्रॉपर तरीके से सैंपल सिलेक्ट करके अपना रिसर्च आप कर रहे हो, तो फिर आपका लास्ट में जो भी रिज़ल्ट आपको मिलेगा, है ना, उनको आप किसी दूसरे सिचुएशन में भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। मतलब जैसे कि मानो आपने बहुत सही तरीके से सैंपल सिलेक्ट किया एंड उसी से आपने प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके लास्ट में आपको ये मिला कि मैथमेटिक्स एंजाइटी जिनका ज़्यादा होता है उनका परफॉर्मेंस ख़राब होता है, अगर ऐसा रिजल्ट आपको मिला, ठीक है। फिर इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, मानो कि आपके कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पेरेंट्स आके आपको बोलते हैं कि मेरा जो बेटा है ये बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ता है एंड सब कुछ इनको आता भी है, फिर भी एग्ज़ाम में पता नहीं क्यों इनका परफॉर्मेंस ख़राब होता है। फिर आप उनसे पूछोगे कि क्या आपके बेटे का मैथमेटिक्स एंजाइटी है, क्या ये मैथमेटिक्स के लिए डरता है, ठीक है। तो फिर अगर पेरेंट्स ने बोला कि हाँ ये मैथमेटिक्स के लिए डरते हैं, फिर आप कह सकते हो कि इसी वजह से इनका अचीवमेंट ख़राब होता है। तो आपने जो पेरेंट्स को ये कहा किस बेसिस पे कहा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसी से रिलेटेड रिसर्च करके रखा है ना, जिनका एंजाइटी ज़्यादा होगा अचीवमेंट ख़राब होता है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने वो जो रिसर्च करके रखा है ना उन फाइंडिंग्स को हम लोगों ने अभी इसी सिचुएशन में यूज़ किया है, इसी को बोला जाता है जनरलाइजेशन। एंड ये कब कर सकते हैं, अगर आपने अपना रिसर्च बहुत सही तरीके से किया होगा तब ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी इज़ कंसर्न विद द जनरलाइजेशन ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ योर रिसर्च। आपके रिसर्च फाइंडिंग को अगर आप किसी अदर सिचुएशन में जनरलाइज कर सकते हो तो फिर आपके रिसर्च को एक्सटर्नली वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फेज वैलिडिटी पे। तो फेज वैलिडिटी क्या होता है ना, ये एक्चुअली एजम्पशन के बेसिस पे होता है। जैसे कि मानो आपको किसी का रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट करना है, ठीक है, किसी के रीजनिंग एबिलिटी आपको टेस्ट करना है, तो फिर आप क्या करोगे, रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पेपर बनाओगे, ठीक है। एंड आपने मानो कि आपने क्वेश्चन पेपर बनाया, लेकिन किसी को आपने नहीं बताया कि आप क्या टेस्ट करना चाहते हो। फिर आपने जब क्वेश्चन पेपर बनाया तो किसी किसी को आपने दिखाया क्वेश्चन पेपर को कि ये देख के बताओ तो मैं क्या टेस्ट करने वाला हूँ। तो फिर जिन्होंने भी देखा, अगर सबने बोला कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो रीजनिंग से रिलेटेड है, तो शायद आप किसी के रीजनिंग एबिलिटी को टेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो फिर मतलब आपका जो पर्पस है वो क्लियर तरीके से उन लोगों ने एज्यूम किया, आपके पर्पस को क्लियर तरीके से एज्यूम अगर कर पाते हैं ना तो फिर इसको फेस वैलिडिटी बोला जाता है। आपके जो कंटेंट है उसका फेस वैलिड है, मतलब आपका जो भी पर्पस है आपके कंटेंट से वो पर्पस दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये ना ये एक्चुअली एक एजम्पशन जैसा ही है ना। अगर किसी को लगेगा कि आपके जो क्वेश्चंस है वो रीजनिंग से रिलेटेड है, किसी को लग सकता है कि शायद आप मैथमेटिक्स एबिलिटी टेस्ट करने वाले हो,
किसी को लग सकता है शायद आप कैलकुलेशन एबिलिटी टेस्ट करने वाले हो, है ना, तब तो उन लोगों का एग्जाम्पशन एंड आपका पर्पस में सिमिलरिटीज़ नहीं होगा। तो फिर इसी तरीके से फेस वैलिडिटी एक वीक मेजर होते हैं, मतलब इसको स्ट्रॉन्ग मेजर नहीं माना जाता है, क्योंकि ये बस एजाम्पशन के बेस, एजाम्पशन मतलब एक जैसा अंदाज़ा लगाते हैं हम लोग, है ना, उसी के हिसाब से ये है। इसीलिए अगर किसी ने आपके पर्पस को पकड़ लिया तो फिर इसको फेस वैलिड माना जाता है, अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो नहीं, वैलिड नहीं माना जाएगा, इसी तरीके से। तो इसीलिए फेस वैलिडिटी को हम एक्चुअल रियल में ये इतना यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट वैलिडिटी में आते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, देन कंटेंट वैलिडिटी एंड क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, ये तीनों आते हैं। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है ना, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट का मीनिंग होता है ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि मानो आपको क्या टेस्ट करना है, किसी के इंटेलिजेंस टेस्ट करना है, किसी के मैथमेटिक्स एबिलिटी टेस्ट करना है, किसी के डिप्रेशन लेवल टेस्ट करना है, किसी के रीडिंग एबिलिटी टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है, वो होगा कंस्ट्रक्ट, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्ट मेज़र करने के लिए आपको चाहिएगा कंटेंट। मानो कि आपको किसी का इंटेलिजेंस मेज़र करना है, तो फिर कैसे मेज़र करोगे? आपको एक क्वेश्चन पेपर चाहिएगा, नहीं तो एक क्वेश्चनरी आपको चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए ना, जिसका यूज़ करके आप उनके इसी कंस्ट्रक्ट को मेज़र करोगे। तो इसीलिए जो आप यूज़ करोगे, जैसे कि किसी का मैथमेटिक्स एबिलिटी अगर टेस्ट करना है, तो आप अगर उनको इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन दोगे, तब वो कंटेंट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स एबिलिटी अगर टेस्ट करना है तो मैथमेटिक्स एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा, है ना, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन देने से नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो आपको कंस्ट्रक्ट मेज़र करना है, आपका कंटेंट उसी से ही रिलेटेड होना पड़ेगा। अगर है तो फिर आपके कंटेंट को वैलिड कंटेंट माना जाएगा, एंड उस कंटेंट से जो भी कंस्ट्रक्ट मेज़र करोगे उसको वैलिड कंस्ट्रक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको किसी का इंटेलिजेंस मेज़र करना है, तो फिर आपको पहले इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट फील्ड्स है, क्योंकि इंटेलिजेंस का डेफिनेशन डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से दिया है। किसी ने बोला है कि जिनके अंदर मैथमेटिक्स एबिलिटी ज़्यादा है वो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। किसी का ये मानना है कि जिनके अंदर जनरल नॉलेज ज़्यादा है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। किसी का मानना है कि जो हर एक सिचुएशन में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाते हैं वो इंटेलिजेंट पर्सन है। किसी का मानना है कि जो अपने डेली लाइफ से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम प्रॉपर तरीके से मतलब सॉल्व कर पाते हैं वो इंटेलिजेंट पर्सन है। इसी तरीके से डिफरेंट लोगों के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस का डेफिनेशन अलग अलग होता है, ठीक है। इसीलिए अगर आप किसी के इंटेलिजेंस को टेस्ट करना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उन हर एक एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन देना पड़ेगा जो कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तभी आपके कंटेंट को वैलिड माना जाएगा, एंड उस कंटेंट से आप जिसका भी इंटेलिजेंस मेज़र करोगे, मेज़र करके आपको जो भी रिजल्ट मिला, वो इंटेलिजेंट है मिला या फिर इंटेलिजेंट नहीं है मिला, जो भी मिला उसको हम मान लेंगे, वैलिड रिजल्ट मान लेंगे। मतलब आपने जो भी कंस्ट्रक्ट मेज़र किया ये वैलिड कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि आपका कंटेंट वैलिड था, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड कंटेंट वैलिडिटी दोनों रिलेटेड हैं। कंस्ट्रक्ट मेज़र करने के लिए आपको कोई कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट आपका अगर अप्रोप्रिएट है तो फिर वो वैलिड कंटेंट है। वैलिड कंटेंट से जो कंस्ट्रक्ट आप मेज़र करोगे वो वैलिड कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग आज बिल्कुल कॉन्सेप्ट ले रहे हैं इन सब का, ठीक है। नेक्स्ट है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे। जैसे कि इनका दो टाइप्स होते हैं, एक है कंकरेंट वैलिडिटी, एक है कंकरेंट वैलिडिटी, एक है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है। तो कंकरेंट वैलिडिटी प्रेजेंट टाइम के साथ डील करते हैं एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी फ्यूचर के साथ डील करते हैं। तो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में क्या होता है, यहाँ पे दो सेट ऑफ स्कोर होते हैं। हम लोग उन दो स्कोर्स को कंपेयर करते हैं एंड उसी के हिसाब से हम वैलिड है या नहीं वो टेस्ट करते हैं। जैसे कि कंकरेंट वैलिडिटी होता है प्रेजेंट टाइम के साथ रिलेटेड। तो इसीलिए मानो कि आपको किसी के पर्सनालिटी टेस्ट करना है, ठीक है। तो पर्सनालिटी हम प्रेजेंट टाइम में टेस्ट करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सनालिटी से रिलेटेड आपको दो टेस्ट लेना होगा, सेम टाइम में लेना होता है। लेकिन मतलब या तो आपको आज ही लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दिन देर कर सकते हो, नहीं तो उससे ज़्यादा देर नहीं कर सकते हो। तो मानो कि आपने आज ही दो टेस्ट ले लिया, उन दोनों टेस्ट का स्कोर्स आप कंपेयर करोगे एंड उसी हिसाब से
हाँ वो उस पर्सन का पर्सनालिटी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी क्या होता है, ये फ्यूचर टाइम के साथ डील करते हैं। जैसे कि किसी ने मानो कि इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का उनका जो भी रिज़ल्ट है, मानो कि उनको 80% मिला, तो उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के हिसाब से हम लोग प्रेडिक्शन लगाएंगे। हम एज्यूम करेंगे कि अगर इनको एंट्रेंस एग्ज़ाम में इतना अच्छा रिज़ल्ट इनका है, तो डेफिनेटली ये आगे जाके जब इनका इंजीनियरिंग ख़त्म होगा तब भी वो एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनेगा, उनका परफॉर्मेंस तब भी इतना अच्छा होगा, ठीक है। इस तरीके से हम प्रेडिक्ट करते हैं। एंड एक्चुअल में जब उनका इंजीनियरिंग 4 ईयर्स या 5 ईयर्स इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद जब उनका ख़त्म होता है, तब उनका जो भी स्कोर होगा, ठीक है, उसके साथ हम ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्कोर उसके साथ मैच करेंगे। अगर उस टाइम भी उनका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा होता है, तो फिर हम लोगों के जो प्रेडिक्शन था उनको वैलिड प्रेडिक्शन माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस टाइम उनका रिज़ल्ट ख़राब होता है, तो फिर हम लोगों का प्रेडिक्शन वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया था वो सच नहीं हुआ, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्कोर कौन सा हुआ, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्कोर, एक है फाइनल एग्ज़ाम का स्कोर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है, इनको दिया था कॉर्नबॉल एंड मिल ने दिया था, 1955 में दिया था। तो ये एक्चुअली थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स को मेज़र करते हैं। कंस्ट्रक्ट मतलब कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट, ठीक है, इसको मेज़र करते हैं। एंड डिफरेंट तरीके का, जैसे कि किसी का इंटेलिजेंस हो गया, एटीट्यूड हो गया, किसी भी तरीके का ट्रेट या कंस्ट्रक्ट अगर आपको मेज़र करना है तो उससे रिलेटेड है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है, कंटेंट वैलिडिटी अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि आपने किसी का जो कंस्ट्रक्ट आपको मेज़र करना है, वो मेज़र करने के लिए आपने अप्रोप्रिएट कंटेंट यूज़ किया है या नहीं, वो देखा जाता, वो उसी से रिलेटेड है कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है। तो प्रॉपर कंस्ट्रक्ट मेज़र करने के लिए अगर आपने अप्रोप्रिएट कंटेंट लिया है, तो आपके कंटेंट को वैलिड कंटेंट माना जाएगा। एंड वैलिड कंटेंट से जो कंस्ट्रक्ट आप मेज़र करोगे उसको वैलिड कंस्ट्रक्ट माना जाएगा। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कंकरेंट वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी प्रेजेंट टाइम के साथ रिलेटेड है, करंट परफॉर्मेंस के साथ रिलेटेड है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी फ्यूचर परफॉर्मेंस के साथ रिलेटेड है। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का समरी क्या है, इंटरनल वैलिडिटी में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक्सटर्नल वैलिडिटी इज रिलेटेड टू द जनरलाइजेशन ऑफ आवर रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है, जनरलाइजेशन के साथ रिलेटेड है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी किसी के कंस्ट्रक्ट या ट्रेट मेज़र करने के साथ रिलेटेड है। कंटेंट वैलिडिटी होता है हम लोगों ने जो भी कंस्ट्रक्ट मेज़र किया उसके लिए अप्रोप्रिएट कंटेंट लिया है कि नहीं। फेस वैलिडिटी बिल्कुल एजम्पशन के बेसिस पे है, इसीलिए ये सबसे वीकेस्ट मेज़र माना जाता है। एंड क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में प्रेडिक्टिव एंड कंकरेंट वैलिडिटी आते हैं। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी फ्यूचर टाइम के साथ डील करते हैं, कंकरेंट वैलिडिटी प्रेजेंट टाइम के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये सब कुछ फ्री क्लासेस है, जैसे कि कल है आपका 7 PM में फ्री क्लास अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। फिर ये 10 को है, ये 12 मार्च को है, देन 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 30, इतने सारे फ्री क्लासेस है। सब कुछ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होगा, 7 PM पे होगा। तो आप लोग ज़रूर से क्लास ज्वाइन करना, ठीक है। चलो फिर हम वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, सब्सक्राइब करके रखा होगा चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करके रख देना, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके। एंड कल का क्लास ज़रूर से ज्वाइन करना 7 PM पे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू एवरीवन।